morning, everyone. In today's podcast session by the Literature Times, we have Reena A. Kumar ma'am, author of कुछ बिखरे पंखुड़ियाँ कहानियों के रूप में. So, welcome ma'am. थैंक यू। वेलकम के लिए आपका। मैम आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी रीडर्स को. एक्चुअली बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उधर ही हुई है। जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुए थे तब से मैं उधर ही रह रही थी। मेरी सारी जो ग्रेजुएशन वगैरह है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया है। अब मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं, रांची में। और शादी के बाद फिर मैं इधर फरीदाबाद वगैरह शिफ्ट हो गई थी। तो फिलहाल मैं फरीदाबाद में रहती हूँ विद फैमिली। मेरे तो हस्बैंड के अलावा दो बच्चे हैं मेरे। मेरी बेटी जो है वो 11th में है, बेटा मेरा 8th में है। एंड मैम आपने जब ये किताब लिखी तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से है. एक्चुअली बुक लिखने के पीछे भी प्रेरणा भी मेरी बुक ही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप खुद कुछ लिखते हैं और जब आप शॉप जाते हैं और किसी और की स्टोरी बुक खरीदते हैं, तो मन में एक इच्छा सी होती है कि मेरी बुक क्यों नहीं है। जब मैं खुद लिखती हूँ तो दूसरों के हाथों में क्या, मेरे खुद के घर में मेरी लिखी हुई पुस्तक नहीं है, मेरी कहानियों का कोई संग्रह नहीं है। तो इस चीज ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने कहा कि अब ये कब तक चलेगा। अब मैं अब फ्री हूँ इस तरह से कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। तो फिर मैंने इसलिए जो है अपना मन पक्का किया। फिर आप लोगों के साथ कांटेक्ट किया और आपकी पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत हेल्प की। जी मैम, थैंक यू. एंड मैम जब आपने पहली बार लिखना शुरू किया तब आपके मन में कौन सी भावनाएं थी. जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज हो रही होती है जो हमेशा आपके दिमाग में रह जाती है। तो हम यस. चाहते हैं कि ये चीजें दूसरों को बताएं, कि उन्हें भी पता चले कि देखो ऐसी भी चीजें आजकल होती हैं। तो वो कैसी रह जाती है आपके दिमाग में, वो चीजें कहानी के रूप में रह जाती है। एक घटना जो अब आपके लिए वो पिछली बात होगी, लेकिन जो आ- आपके सामने हुई है या जो आपके आसपास हुई है, जिसने आपको प्रभावित किया, तो आप चाहते हैं कि वो आपके दिमाग में हमेशा इस तरह से रह गई है, तो कहीं ना कहीं आप उसको चाहते हैं लिख ले। तो मुझे ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और जल्दी करती है। चाहे वो बच्चा कोई रोड पे गिर रहा तो भी मैं उस चीज को नोटिस करती हूँ, या फिर कोई बच्चे को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत इफेक्ट करती थी। तो मेरे स्कूल की दिनों की एक घटना थी जो उस समय मैं 7th या 8th में पढ़ती थी, उसने मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी उसका, कि उस घटना ने मुझे, हाँ, प्रेरित किया कहानी लिखने के लिए। तो हमारी एक मैम हुआ करती थी ज्योग्राफी की, तो उनका बेटा जो है वो 10th में, पूरे स्टेट में जो है उसमें मैं सीतामढ़ी में रहती थी, टॉप किया था उसने। तो वो सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे शॉप गया और उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है ना वो शेक करके माउथ से ओपन किया, और उसका जो कैप होता है ना कोल्ड ड्रिंक का, वो उसके बच्चे के गले में अटक गया और वो स्पॉट डेथ हो गई उसकी। जहां आप इतनी सारी चीजों फ्यूचर को लेकर के प्लान कर रहे होते हो, जब खुशियों के पीक पर थे आप, है ना, नई चीजों को लेकर, अब ऐसी घटना जब हो जाती है तो आप सोचो उस पेरेंट्स के दिल पर क्या गुजरी होगी, जो अभी अभी इतना सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज को। जब मैंने काफी महीने तक जब मैम स्कूल नहीं आए तो हम उनके घर गए थे। तो जब मैंने उनकी हालत देखी ना, तो वो चीज मुझे अंदर तक बहुत ज्यादा लगी कि क्या से क्या हो जाता है और हमें पता नहीं होता। तो वो चीज मेरे दिमाग में रह गई थी। तो मैं सोचती थी कि किसी को बताऊं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो मैंने वहीं से लिखना शुरू किया था। वो पहली घटना थी जो मैंने लिखी थी, और विद परमिशन लिखी थी। मैम को मैंने परमिशन लिया था, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला बिल्कुल बेटा बताओ, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी फैमिली खत्म हो जाती है ना, फिर एक बच्चे के पीछे ही आपकी जिंदगी होती है। तो यहाँ जी से मैम. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मतलब ऐसी चीजें मुझे इफेक्ट करती हैं और मैं लिखती हूँ फिर इन चीजों को, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, हैप्पी हो या फिर अनहैप्पी हो। यस. और मैम आपकी कहानियों में अक्सर जीवन के छोटे छोटे अनुभव झलकते हैं जैसे कि आपने बताया. तो जी। मतलब कि ये आपको किस तरह से इफेक्ट करते हैं खुद में, आप थोड़ा बताना चाहेंगे. हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मैंने वो छोटी सी घटना बताई, तो ऐसी हाँ. चीजें जब होती हैं तो मैं चाहती हूँ कि किसको बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं। कहीं लिख के रख लो तो फिर लगता है कि ये तो सिर्फ मुझ तक सीमित है।
जैसे पहले के जी जमाने में भी होता था, राजा महाराजाओं के टाइम से ऐसा होता आया है कि कोई खबर फैलानी होती थी तो वो ड्रम बजा करके पूरी जगह बताते थे। फिर न्यूज़पेपर आए, है ना। तो ये चीजों को प्रसारित करने का एक तरीका होता है, जहां आप हर जगह नहीं पहुंच सकते तो ये एक जरिया होता है। तो मैं भी जी ऐसे ही सोचती थी कि हाँ, जो चीजें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो दूसरों तक मैं कैसे पहुंचाऊं। तो ये चीजें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं, और मैं इसीलिए मैं लिखने के लिए फिर आगे बढ़ी इन चीजों पे। जी। और मैम, आपने अपने लेखन में सादगी क्यों चुना? कि कितनी भी आप तड़क भड़क में रहे, फाइनली आपको सादगी ही पसंद आएगी। और लोग आजकल इतने बिजी हैं कि बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे जो ना दिमाग नहीं लगाना चाहते। चाहते कुछ ऐसा पढ़ें कि वो उसमें रम जाए। अगर अब बहुत मान लीजिए मैंने कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो पूरी पूरी हिंदी में इसमें डालने लग जाती, तो फिर आपको होता है कि आम बोलचाल की भाषा है तो आप आसानी से समझ पाएंगे और उसको समझ के और महसूस कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं उन चीजों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के और सोचूं कि मुझे जितना ज्ञान है वो सारा डाल दूं, तो वो चीज फिर उतना असर नहीं करती है। तो मैं यही चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक अगर पहुंचना है, जैसे हमारे देश की जनता जितनी आम है, जैसे मैं स्पेशली जहाँ से बिलोंग करती हूँ, बिहार झारखंड के लोग इतने मासूम होते हैं, और मतलब उनको सीधी बोलचाल की भाषा ही समझ आती है। तो मैं उनके बीच जी रही हूँ तो मुझे पता है तो कि वो चीजें जी किस तरह से समझते हैं और कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चुना कि आम बोलचाल की भाषा होगी, सादगी होगी, तो लोग समझेंगे इन चीजों को, शायद उसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं और शायद जी जल्दी समझ लें और जल्दी एक्सेप्ट कर लें। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड और मैम, इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि आज के पाठक सरल और सहज भाषा से जो लिखी हुई किताबें रहती हैं उनको ज्यादा अपनाते हैं? अभी तक तो मैंने यही देखा है, क्योंकि मैं खुद मुंशी प्रेमचंद की इतनी बड़ी भक्त हूँ, कहूँ तो कि मैं उनके सबसे बिगेस्ट फैन में से एक हूँ। तो मैंने उनकी जो किताबें जितनी पढ़ी हैं, सब में क्या है, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा है। इवन उन्होंने विलेज की स्टोरीज ज्यादा लिखी हैं, है ना। आप उनकी जी कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ लो तो सबसे ज्यादा उन्होंने वो ग्रामीण क्षेत्र ही चुना है जहाँ की वो कहानियां लिखते थे उठा के। तो मुझे भी वहीं से प्रेरणा मिली है। तो मैं भी ऐसी ही चाहती हूँ कि इतनी सादगी हो, इतना सब कुछ साधारण हो कि लोग जो है वो आसानी से एक्सेप्ट कर ले। और उनकी कहानियों की ये जो मुख्य बातें होती थी वो इतनी आसानी से कह जाते थे, सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, कि लोग मतलब सम्मोहित हो जाते हैं, है ना। जब आपकी खुद की भाषा में कोई आपसे बात करता है तो आप हो जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए सावधान, सुनते हैं उन चीजों को। तो मुझे भी वही लगता है कि जितनी सादगी होगी इन चीजों में, जितना सरल भाषा होगी, उतना ही ज्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे। और उन्हें लगेगा कि मेरे अपने में से किसी ने उठकर ये चीज लिखी है, जिन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए मैंने ये बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा चुनी है। जी। और मैम, आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया, तो कोई आपकी पसंदीदा किताब उनके द्वारा लिखी हुई जिसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? सच कहूं तो उनकी सारी कहानियां मुझे इतनी ज्यादा पसंद हैं, चाहे वो पूस की रात हो, उनका जो नौकर और उनके मतलब डॉगी के साथ जो उनका दिखाया था, हल्कू और जबरा का जो रिलेशन दिखाया था उन्होंने, वो जो जी उनका आत्मीय मिलन जो दिखाया था कि हाँ देखो भाई, नहीं बोलने वाला जानवर भी क्या समझता है, तो वो प्यार की भाषा समझता है ना, जी लगाव की भाषा समझता है, स्नेह समझता है। वो साथ जी में रहते रहते आपकी इतनी उसको आदत हो जाती है कि फिर वो चीज जो है ना, डिफरेंशिएशन वो खत्म हो जाता है कि वो इंसान है या फिर वो जानवर है। तो मैंने जी ये चीज वहां से सीखी कि कितनी ताकत होती है शब्दों में। कितना अच्छा लगता है जब आप किसी एक कैरेक्टर को पकड़ के उसको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि पढ़ने वाला जो है उसमें डूब जाता है। उसके जी अलावा मुझे उनकी निर्मला बहुत पसंद आई। निर्मला एक कैरेक्टर, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी देखिए, जिस तरह से उन्होंने उस समय में, ऐसे होते थे, आज भी होते हैं कि एज डिफरेंस में शादी वादी और गरीबी से बचने के लिए निर्मला की शादी जो है वो करा देते हैं बड़े सेठ से। लेकिन उसकी एज ए वाइफ, एज ए गर्ल, जो उसकी अपनी खुशियां थी वो कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, वो दिखाया जी उन्होंने इतने अच्छे से कि आप पूरी स्टोरी बिना पढ़े रह नहीं सकते कि आखिर में निर्मला के साथ हुआ क्या। क्या कभी उसके सपने पूरे हुए? क्या कभी उसको इस फैमिली ने अपनाया? क्या कभी वो अपने से दोगुने उम्र के हस्बैंड को अपना पाई, पति को उस तरह से देख पाई? तो मैं ये चीजें देखती थी, पढ़ती थी, तो मैं सोच में डूब जाती थी कि क्या लेखनी है उनकी। और ये क्या बिल्कुल आम है, आजकल भी, जी पहले भी यही चीजें होती रही हैं, तो उन्होंने कहाँ से उठाया, ये हमारे समाज से ही उठाई है। एक तरह से उन्होंने इस चीज को सबके सामने लाया है। तो उसके पीछे जी उनका कोई ना कोई हाँ उद्देश्य ही रहता है, वो समाज को एक संदेश ही देती है।
तो मुझे जी तो प्रेमचंद की सारी कहानियां, चाहे वो मंगलसूत्र हो, प्रेमाश्रय, सब कुछ ही मैंने पढ़ा हुआ है और सब कुछ मैंने रखा हुआ भी है। जी। और और मैम, आप अपनी कहानियों के द्वारा जो है पाठकों को सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, हम हर किसी के कहानी के जो है वो मुख्य किरदार नहीं हो सकते, है ना। आपके जी बारे में कौन कहाँ आप क्या बात कर रहा है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन आपको अपना किरदार ऐसा रखना चाहिए कि इन फ्यूचर भी आपके बारे में कोई बात करे तो वो आपका एक अच्छा इमेज जो है वो प्रस्तुत करे। मैं हो सकता है हर जगह न रहूं, हो सकता है मेरे बारे में अभी जो कोई बात कर रहे हो तो वो मैं नहीं जानती वो कैसे बात कर रहे होंगे या मेरे बारे में किस तरह से बता रहे होंगे, लेकिन आप अपना किरदार ऐसा रखिए कि जब भी कोई आपके बारे में बात करे तो अच्छा इमेज प्रस्तुत करे। तो आप अपने जीवन में सरल रहिए, सहज रहिए, सबसे मिलनसार रहिए और सबसे प्यार से बात कीजिए। और क्योंकि हमें सबको पता है कि हमें यहाँ से लेकर कुछ भी नहीं जाना है। ये जी जो, हाँ, जो भी कमाया, जो भी नाम कमाया, जो भी हमारे पास है वो सब यहीं रह जाना है फाइनली ना। तो कम से कम ऐसी तो हो कि आपके चले जाने के 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी जब लोग आपके बारे में बात करें तो विथ रिस्पेक्ट बात करें, बोले हाँ यार एक ऐसी शख्सियत से हम मिले थे। तो मैं यही जी चाहूंगी अपने पाठकों से कि वो सरल रहें, सहज रहें और इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। कितनी भी आप ऊंचाई पे जाइए ना, फाइनली जमीन ही है हमारा आखिरी पड़ाव। तो इसीलिए हाँ, नॉर्मल ही रहना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैं खुद वैसे ही रहती हूँ। बिल्कुल काम रहिए, शांत रहिए, थोड़ा वक्त दीजिए। अगर कुछ चीजें उलझी हुई हैं तो उसको सोचने समझने के लिए खुद को वक्त दीजिए। जी। और मैम, जैसे कि आपकी कहानियों में कुछ आम छोटे मोटे जीवन के ही संदेश हैं, तो ऐसी कोई कहानी जो आपको बहुत अच्छी वो लिखते वक्त, तो आप वो थोड़ा बताना चाहेंगे? कि मेरे तो, चूंकि मैंने की कहानी बहुत मेहनत से लिखी है और बहुत प्यार से, जैसे बच्चे पलते हैं वैसे ही कहानियां एक लेखक के मन में पलती हैं, धीरे धीरे एक एक अक्षर जो है वो पलती है। इसीलिए एक लेखक अपनी कहानी के आखिरी शब्द तक जुड़ा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि लिखते समय उसके दिल में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। क्योंकि हम जुड़ जाते हैं उन कहानियों से। तो ऐसे तो मेरी बुक की सारी कहानियां मेरी फेवरेट ही हैं। और चूंकि मैंने 500 से ज्यादा कहानियां और कविताएं लिखी हैं, इसमें से ये सिर्फ 27 है। तो आप समझ सकती हैं कि इनमें से भी सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। सभी मेरे लिए बहुत ही करीब है, लेकिन इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टोरी है ना, सौतेली माँ और बाल विवाह, तो वो भी मेरे सामने की घटना थी। तो उसने भी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव ही थे जिनके साथ ऐसी चीज हुई थी। तो मैं सोचती हूँ कि कैसी कैसी चीजें होती हैं बच्चों के साथ, कितना कुछ हो सकता था, कितना, है ना। अचानक से जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप समझ नहीं पाते कि क्या करें। ऊपर से जब आप बच्चे होते हैं, बिल्कुल अलग जी जगह होती है, नई जगह होती है, तो के लिए सब कुछ, अगर आप पेरेंट्स के साथ है तो आप जंगल में भी रह लेंगे, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो फिर आप अकेले में भी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो जी इसीलिए मुझे लगता है कि, और उसमें भी एक एंड में जो वो स्कूल का बोर्ड देखकर जब वो घर वापस आई, तो मैं जी उसमें यही मोस्टली मेरा मैसेज था कि पढ़ाई लिखाई कितना ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए। आज के जमाने में कोई पढ़ा लिखा इंसान दुनिया में कहीं गुम हो सकता है क्या? कहीं भी नहीं। चले जाओ, गुम नहीं हो सकते, है ना। जी लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ा लिखा नहीं हो तो फिर कहीं भी रहोगे तो अपने आस पड़ोस में भी दूसरी गली में जाके गुम हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो मैप नहीं बनी हुई है ना, वो चीजें नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स अपना मोबाइल नंबर ये सब याद करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जी पता है कि एजुकेशन कितना वैल्यू करता है आज के टाइम में। तो मैं जी उस कहानी में जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज यही था कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होती तो फिर वो शायद कभी घर नहीं लौट के आ पाती ना। तो जी वो मैम। स्टोरी मेरे बहुत ही, हाँ, क्लोज थी। और एज मैटर उसमें भी नहीं करा था कि उसकी बाल विवाह कर दी गई, लेकिन वो एक ऐसे परिवेश से निकल गई जहां वो दिन रात उस पर अत्याचार हो रहे थे। तो ये दो चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था, इसलिए मैं इस कहानी को मैंने सबसे ऊपर जगह दी। जी। और मैम, जब आपने ये किताब छपवाई तो आपके परिवार, आपके दोस्तों का कैसा रिएक्शन था? मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त या मेरे बच्चे तो बहुत पहले से कह रहे थे कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप हमेशा बस ऐप पर लिखते हैं और वहीं से पोस्ट कर देते हैं, लोग पढ़ते हैं अपना रिएक्शन देते हैं। तो लोगों के रिएक्शन और कमेंट से ही मुझे लगा कि हाँ, अब शायद टाइम है कि मैं लिख सकती हूँ। और
पब्लिश हो सकती है मेरी बुक और लोगों तक पहुंचेगी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी मुझे कह रहे थे जिन्होंने भी मेरी कहानियां पढ़ी थी। तो इसीलिए जी। मैंने फिर अपना मन बनाया कि अब चलो इसको पूरा करते हैं। एक सपना ही था मेरा ये, जिसे आप लोगों ने पूरा किया है। जी। तो मैम जिसकी लोग आपके मतलब कि स्टोरी पे कमेंट्स वगैरह करते थे, तो कोई ऐसा कमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। मेरी एक स्टोरी पर एक कमेंट आया था कि आप आपकी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक साहित्य को पढ़ रहा हूँ। आप महिलाओं की चीजों को, स्त्रियों के जीवन को इतने अच्छे से कैसे समझ लेती हैं। मैंने कहा कि ऑब्वियसली मैं एक स्त्री हूँ तो मैं समझ लेती हूँ, लेकिन आप हर स्टोरी के कैरेक्टर में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस कैरेक्टर को कैसे इतना अंदर से फील कर लेती हैं। मैंने कहा कि जब आप जी। लिखते हैं तो वैसे ही जुड़ जाते हैं कहानियों के साथ, और जब आपके आसपास की बात होती है तो आपके दिमाग में वैसी छप जाती हैं चीजें कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, वो ऐसा इंसान नहीं था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कई बार हमारे साथ आसपास ऐसी चीजें होती है, किसी पहचान वाले के साथ हो जाती है, हम सोचते हैं यार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो इतने अच्छे थे, इतने जल्दी क्यों चले गए, वो तो इतने अच्छे थे, उनके घर वालों के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इतने अच्छे थे। तो हर जगह तो आप नहीं है, लेकिन फिर भी आप फील करते हैं ना चीजों को, आपको जी। बुरा लगता है, अच्छा लगता है, तो ये सब कुछ आपके साथ नहीं हुआ तो भी आप फील करते हैं। तो बस वैसे ही मैंने उनको कहा कि कोई जरूरी नहीं आप हर कहानी के किरदार में हो, लेकिन जब आप उसको सच्चे दिल से लिखते हैं तो उसको महसूस करते हैं। जब आप उसको महसूस करेंगे तो आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने उसको महसूस किया है। अब चूंकि मैंने अपनी कहानी के किरदार गढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं उस कहानी में हूँ, मैं उनके साथ चल रही हूँ, मैं उनके साथ रो रही हूँ, मैं उनके साथ रिलैक्स कर रही हूँ, मैं उनके साथ खुशी महसूस कर रही हूँ, नाच रही हूँ, जो भी है। तो उस समय जब मैं उपस्थित हूँ उस कहानी के किरदार में तो मैं उसको फील करके ही लिखती हूँ। जी तो मैम। उनका वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप की कहानियां पढ़कर मुझे लगा जैसे मैंने बहुत दिनों बाद कोई साहित्य पढ़ा हो। जी, काफी अच्छा था मैम। और मैम आपकी कहानियों में किस तरह के पात्र अधिक दिखाए गए? यथार्थवादी, प्रेरणा वाले, या फिर काल्पनिक? काल्पनिक तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी लिखा है सब के सब जो है वो यथार्थ से जुड़े हैं, और सबके बारे में पढ़ के आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा ही मिलेगी, कोई ना कोई मैसेज ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं काल्पनिक कहानियां नहीं लिखती, लेकिन काल्पनिकता में भी एक लिमिट ही रखती हूँ मैं कि लोगों को डाइजेस्ट हो जाए, बहुत ज्यादा काल्पनिक भी नहीं लिखती। कहानी का टॉपिक हो सकता है थोड़ा इधर उधर का हो सकता, लेकिन कहानी का जो बेस है वो मैं रखती हूँ इसी पर, कि वास्तविक लगे, और तभी लोग जुड़ेंगे जब आपको, क्योंकि कुछ देर के लिए आप काल्पनिक कहानियों से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपका मन जो है फिर घूम फिर कर वहीं आता है, वास्तविकता पर ही आता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा काल्पनिक नहीं लिखती, मेरे सारे पात्र आपको यथार्थ मिलेंगे और वास्तविक मिलेंगे। अब सभी से आपको प्रेरणा मिलेगी अगर मैंने उस तरह से मैं लिखने में सफल हो पाई हूँ तो। जी। और मैम इस किताब की कौन कौन सी कहानियां आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? कि जैसे मैंने बताया कि कहानियां चूंकि मैंने सारी खुद बहुत दिल से लिखी हैं तो सारे ही पात्र और कहानियां मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जी। फिर भी अगर एक दो का जिक्र करना हो तो मैं कहूंगी कि आप दूध भात पढ़िए। दूध भात जो है वो बहुत अच्छी कहानी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है खुद से कहूँ तो, क्योंकि एक कपल जिनको बहुत सालों के बाद बच्चा होता है, बेबी होता है, और बहुत लाड प्यार से पालने के बाद भी गलती से कहें या फिर विडंबना कहें कि वो उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा टच किया था। क्योंकि वो भी जब मैं वो कैरेक्टर लिख रही थी तो मुझे लगा कि मैं ये ज्यादा वो तो नहीं कर रही, ज्यादा दुख तो नहीं दे रही हूँ, पर ये चीजें होती हैं क्योंकि हम हर चीज हमारे हाथ में नहीं होता, तो फिर हम इसलिए। तो वो कहानी, एक दूसरी कहानी है नाउमीद जिंदगी और बंद दरवाजा, वो भी माँ बेटे के रिलेशन पर है। उनके फादर जो है वो पुलिस में है और वो बहुत ज्यादा मतलब आक्रामक हो जाते हैं, चीजें नहीं सुनते, फैमिली को नहीं समझते, बच्चे को नहीं समझते, बच्चा बड़ा हो रहा पर उसकी मनस्थिति को नहीं समझते, उसके फैमिली के ऊपर अत्याचार करते हैं, अपनी वाइफ के ऊपर। और फिर बेटा जो है वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं सुसाइड कमिट कर लेता है वो, और अपनी मम्मा के लिए चिट्ठी छोड़ के जाता है कि मम्मा कम से कम आप अब अकेले लड़ पाओगे। लेकिन माँ वो चिट्ठी पढ़ने के लिए भी जिंदा नहीं रहती है, वो बच्चे की की डेथ बॉडी देखकर खुद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो जी। वो कहानी
अभी भी बोलते हुए मुझे फील हो जाता है फिर। तो वो कहानी है जो मुझे बहुत ज्यादा मेरी क्लोज है, मतलब मैं दिल से ये चीजें जो है वो लिखी है। अब देखिए आप लोगों तक कितना पहुंचता है। जी मैम, बिल्कुल। और मैम, आपके अनुसार एक सफल कहानीकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या गुण होना चाहिए? यही कि आप ऐसी भाषा और ऐसा विषय चुनिए कि लोग उसके बारे में पहले से जानते हो, लोग उससे जुड़ पाए, और आपको उसी तरफ लिखने के लिए भी प्रेरणा देंगे, जहां पर वो समझ पाएंगे कि आपकी किस तरफ ज्यादा से ज्यादा जो हिम्मत है वो लिखने में, किस तरफ आप सही सही जाते हैं लिखने में, आप किस विषय पर अच्छा लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो मुझे भी ज्यादा से ज्यादा यही रहता है कि सिंपल लिखो, साधारण लिखो, आम भाषाएं, अपने आम भाषा की कहानी लिखे। जी। और मैम, आप जब एक कहानी लिखना शुरू करती हैं, उसका ढांचा पहले से तय करती है या फिर किस तरीके से वो लिखेंगे आप, लिखते लिखते ही आती? कहानी जो है वो मेरे दिमाग में चल रही होती है, तो मतलब एक कहानी का जो ढांचा कहते हैं ना, वो मेरे दिमाग में पहले तय हो जाता है। जब लेकिन जी। उसके लिए मुझे कोई अच्छा विषय मिलना चाहिए। तो अगर मुझे कोई जी। अच्छा विषय मिल गया है तो मैं दिन रात उस पर सोचती रहती हूँ। मतलब उसी जी। कहानी में फिर मैं जी रही होती हूँ, चलते फिरते, है ना, सोते सोते तक, जब तक मुझे पूरी तरह नींद ना आ जाए तब तक मैं उस कहानी का स्ट्रक्चर जो है वो बुनती रहती हूँ, बुनती रहती हूँ। तो ये दोनों चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका विषय जी। वस्तु, और दूसरा है कि उसका ढांचा, कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, उसका मिड कैसा होना चाहिए, उसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी कहानियों में पहले एंड लिख के फिर सस्पेंस ओपन करते हैं, बहुत जगह होता है कि वो मिड से स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ था, फिर वो एंड की तरफ जाते हैं। तो मेरा जो है वो है कि स्टार्टिंग से अच्छा मैं लेकर चलती हूँ कि साधारण रहे तो लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। इसलिए ढांचा मैं इस तरह का पहले दिमाग में तैयार करके रख लेती हूँ और सोचती रहती हूँ बस चीज के बारे में कि कैसे इसको कंप्लीट करूँ। जी। और मैम, लेखन के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? यही लगती है कि किसी को मेरी कहानी से दुख ना पहुंचे, किसी को हर्ट ना हो जाए, आपकी भाषा ऐसी ना हो, आपकी भाषा, आपके विषय वस्तु ऐसे ना हो कि किसी को बुरा लग जाए, वरना फिर आपकी इमेज जो है वो उस तरह से बन जाएगी ना। और अभी तो मेरी पहली किताब है तो मैंने बहुत सोच समझ करके सारी कहानियां लिखी है। तो मैं तो बस यही चाहूंगी कि लोग अच्छे से समझें इस चीज को। मैंने किसी को दिल दुखाने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, और यही चाहूंगी कि मैंने जिस भावना से लिखी है आप भी उसी भावना से पढ़िए, क्योंकि ये हमारे जी। आसपास की चीजें हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत नई चीज कोई मैंने लिखी है, लेकिन अगर मुझे लिखने का तरीका होता है कि आपको मान लीजिए आपने बीएड किया है लेकिन फिर भी आप पढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। वैसे ही आपको अगर किताब पढ़ने का शौक है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को पढ़ने का शौक होता है पर वो लिख नहीं सकते, तो अगर आपके जी। अंदर ये हुनर है तो आप उस तरफ लगाइए कि लोगों को दुख ना पहुंचे, आपस में उनका और मानसिक तनाव ना बढ़ जाए। पढ़े तो उनको रिलैक्स लगे कि चलो पढ़ा तो हमें अच्छा लगा। तो मैं बस यही सोच के लिखती जी। और मैम, आप आगे और भी किताब पब्लिश करने के बारे में सोच रही हैं? हूँ। जी हाँ, अगली किताब मेरी नॉवेल होगी। मैंने पूरा रेडी करके रखा है। तो उस नॉवेल में भी चार पांच बड़ी बड़ी कहानियां होंगी जो कि आप लोगों को शायद पसंद आए। अगर ये इस किताब की कहानी आपने पढ़ी होंगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैम आपको आगे लिखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जी मेरी मैम। जो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 500 से ऊपर ही मैंने लिख के रखी हैं, और अगर मैं ऐप की बात करूँ तो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरी कहानियों को पढ़ा है और अप्रिशिएट किया है। तो इसीलिए फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि शायद अब मुझे बुक पब्लिश करानी चाहिए। और मेरे नॉवेल्स को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि छोटी कहानियां तो पढ़ के और तुरंत निपट जाती हैं, पर ये होता है कि आप अगर थोड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, तो फिर आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आप उस तरह की कहानी लिखते हैं तो कि तुरंत खत्म नहीं हुई है तो मैं उसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जब मैं कहीं देखती हूँ लोगों को वो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो बची हुई होती है इसलिए उसको पढ़ रहे होते हैं। आप इसकी कहानियां पढ़ के कहीं भी रख दोगे। तो मैं चाह रही हूँ कि अगली किताब जो वो मेरी नॉवेल हो, और वो भी ऐसी होगी, साधारण लाइफस्टाइल पर ही होगी। वो काल्पनिक कहानियां नहीं होंगी, कैरेक्टर भी वैसे ही होंगे।
हाँ, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अपने किताब के बारे में बताया जो कि काफी प्रेरणा वाली चीज थी, और आपकी कहानियां सही में बहुत इफेक्ट करती है। सो थैंक यू सो मच मैम, मुझे चांस देने के लिए कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट सेशन हेल्प कर पाऊँ। नहीं, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वरना शायद ये 2-3 महीने में सालों का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि एक हाउसवाइफ होने के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं काम। जब आपके साथ छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर आप दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो फिर इन चीजों के जी लिए टाइम निकालना, तो इसमें मुझे आप लोगों ने बहुत हेल्प किया। तो मैं तो थैंक यू आप लोगों का करूंगी कि आप लोग प्लीज जाइए और मेरी किताब जरूर, जो आप लोगों ने मेरा सपना जी पूरा किया है तो मेरे सपने को आगे बढ़ाइए, इसको भी यथार्थ करना है मुझे इस सपने को। और जी मैं चाहती हूँ कि 10 सालों में कम से कम 10-20 किताबें तो मैं लिख लूँ। तो जी ये सपना आप ही लोग के साथ मेरा पूरा होगा। तो ऐसे ही मुझे जी सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर मेरी किताब को। और कोई कहानी पसंद आए, और कमेंट जरूरी है, क्योंकि आप लोगों जी का बिल्कुल। वैल्यूएबल कमेंट चाहिए मुझे कि मैम आपको कहाँ और क्या सुधार करने की जरूरत है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक लेखक के लिए, कि आपने मेरी जी कहानी को समझा, उसको आत्मसात किया, उसको इतनी रिस्पेक्ट दी। तो आप यस। लोग जरूर मुझे कमेंट भी कीजिएगा कहानी पढ़ के। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।